जय हिंद प्यारे साथियों, रवि वर्मा के साथ स्वागत है सभी का। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 9th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में, जिसमें 9th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस पदार्थ के बारे में टॉपिक में पढ़ना है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा और पश्चिमी जो है बीईसी पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में है विसरण, इसी के साथ कहता है वाष्पन, इसके साथ में गैसों का संपीड़न। दूसरा ऑप्शन बनाता है वाष्पन, गैसों का संपीड़न, फिर कहता है विलेयता। सी है वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। डी में है वाष्पन, विलेयता, विसरण और गैसों का संपीड़न। ये देखिए, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो इसमें कितने पॉइंट मिले, 30वें पॉइंट मिले। ऑप्शन तो है 4 और कितने पॉइंट पर बात किया है, तो बात किया विसरण पे, बात किया है वाष्पन पर, गैसों का संपीड़न पर, किस पे बात कर लिया, विलेयता पर, और कुछ है गैसों का प्रसार पर। अब देखिए, इस पर 5 पॉइंट दे रखा है, 5 पॉइंटों से समुच्चय बनाया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सही जवाब कौन सा है। तो जिन बच्चों को थ्योरी ढंग से पढ़ी हुई है उन्हें इनका समुच्चय सही मिल जाएगा। विसरण क्या होता है, तो विसरण जो होता है वो गैसों का गुण होता है। गैसों का जो गुण है, गैसों के जो फैलने वाले जो गुण है, गैस क्या करता है, फैलता है, चारों ओर फैल जाते हैं। ये किस गुण के कारण, विसरण के कारण। तो ताप बढ़ने पर गैस का जो विसरण है बढ़ेगा कि घटेगा। तो पहला तो है विसरण। तो विसरण में याद रखेंगे कि अगर ताप को बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए, तो जो विसरण है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आता है वाष्पन। वाष्पन किसका गुण होता है, तो वाष्पन होता है द्रव का। द्रव क्या होगा, तो द्रव जो है, ये देखता है भाप जो बनता है उसी को ये वाष्पन कह रहा है। तो वाष्पन क्या होगा, तो ताप जब बढ़ेगा तो पानी गर्म होगा, और गर्म जब होगा तो धीरे धीरे वाष्प क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो वाष्पन भी जो है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखेंगे बाष्पीकरण किसके बारे में, अगर बात कर ले बाष्पीकरण के बारे में, तो यह सतहीय घटना होती है। क्या होती है, सतहीय
घटना होती है और यह धीरे धीरे होने वाली घटना है, धीरे धीरे होने वाली घटना है। याद हो गया? बाष्पीकरण सतहीय घटना होती है और वाष्पीकरण धीरे धीरे होने वाली घटना है। वाष्पीकरण या वाष्पन द्रवों का गुण होता है और यह ताप के बढ़ने पर बढ़ जाता है। ताप को अगर घटा दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? तो ठंडा होकर पुनः द्रव में आ जाएगा और यही क्रिया जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन, जिसे हम संघनन के नाम से भी जानते हैं। गैसों का संपीड़न, ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। संपीड़न क्या होगा? तो संपीड़न का मतलब है, संपीड़न का अर्थ होता है एक जगह इसको एकत्रित करना। जैसे एलपीजी आप देखे हैं, एलपीजी में क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सभी गैस, उसके गैसों को, किसको? एलपीजी को एक टंकी में क्या कर दिया जाता है? जमा कर दिया जाता है। तो जमा करने का जो गुण है यही कहलाता है संपीड़न। और अगर ये कब होता है? तो ये निम्न ताप पर होता है। संपीड़न की क्रिया गैसों में, संपीड़न की क्रिया किस ताप पे? निम्न ताप पे। अगर गैस को, याद रखना है, गैस को निम्न ताप दिया जाए तो ये द्रवित अवस्था में आ जाते हैं। गैस को निम्न ताप दिया जाए तो किस अवस्था में? द्रवित अवस्था में आ जाते हैं और यही क्रिया जो है, इसी क्रिया को हम बोलते हैं संपीड़न की क्रिया। किसकी क्रिया हुई? संपीड़न की क्रिया हुई। और अगर ताप बढ़ेगा तो इसमें होगा क्या? तो गैस में संपीड़न ना हो करके गैस के अणु बाहर भागेंगे तो इसमें हो जाएगा प्रसार। तो संपीड़न क्या हो जाएगा? तो संपीड़न जो है वो घट जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं विलेयता। विलेयता किसका गुण है? विलेयता है ये विलयन का, विलयन में पढ़े हैं, विलेय और विलायक होते हैं। विलयन में कौन होते हैं? विलेय और विलायक। जैसे आप शरबत पीते हैं तो पानी में चीनी घोल लीजिए, तो पानी में चीनी घोल रहे हैं तो आपने क्या लिया? एक तरफ लिया पानी। कितना पानी लिया? मान लो कि आप एक जग पानी लेते हो और एक चम्मच या एक गिलास उसमें चीनी ले लो, तो क्या करेगा? चीनी पानी में घुल जाएगा। तो चीनी जो हो जाता है वो हो जाता है विलेय, पानी हो जाता है विलायक। पानी का होता है विलायक। तो जो दूसरे को घोलने की क्षमता रखता है वो कहलाता है विलायक, और जो दूसरों में घुल जाता है वो कहलाता है विलेय। और जो दूसरों को अपने में मिलाने की जितनी अधिक क्षमता रखता है वही उसका होता है विलेयता। तो कहता है कि ताप बढ़ने पर विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता पर याद रखना है कि देखे हैं हलवाई के यहाँ कि जब वो मिठाई बनाता है तो चीनी का पाग लगाएगा, तो उस पर क्या करेगा? तो चीनी को जब इस नीचे से टेम्परेचर मिलता है तो क्या करता है? उसमें पानी में अधिक मात्रा में चीनी घुल जाता है। तो विलेयता भी क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। विलेयता भी ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। गैसों का प्रसार, नेक्स्ट टॉपिक था गैसों का प्रसार। तो गैसों का प्रसार क्या हुआ? तो अगर आप बंद कमरे में अगरबत्ती जला लेते हैं तो इसकी सुगंध कमरे के चारों ओर फैल जाती है। कोई सेंट छींट लेते हैं, क्लियर है? तो ये क्या हो गया? तो गैसों का प्रसार हुआ। गैसों का क्या हो गया? प्रसार। किस गुण के कारण? विसरण। दूसरी चीज और इसमें समझ सकते हैं गैसों का प्रसार में, कि अगर आपका एक बोतल में कोई गैस है और कमरे में खोल देंगे तो पूरे कमरे में गैस भर जाएगा, तो ये बढ़ने वाली क्रिया, फैलने वाली क्रिया क्या कहला रहा? प्रसार। तो प्रसार भी क्या हो जाएगा? तो ताप बढ़ने पर प्रसार भी बढ़ जाएगा। तो सही जवाब कौन सा होगा जो देखेंगे? तो पहला ऑप्शन मिलाइए, विसरण बढ़ता है, वाष्पन
बढ़ता है, गैसों का संपीड़न घट जाता है। ये दो तो सही है लेकिन ये गलत है, इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे, वाष्पन बढ़ता है, गैसों का संपीड़न ये घटता है, विलेयता बढ़ता है, तो इसके कारण ये भी गलत हो जाएगा। वाष्पन बढ़ता है, विसरण बढ़ता है, गैसों का प्रसार ये बढ़ता है, इसमें कह रहा ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, तीनों गुण बढ़ेगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चौथा ऑप्शन चेक करिए, वाष्पन बढ़ता है, विलेयता बढ़ता है, विसरण जो है ये भी बढ़ता है, लेकिन संपीड़न क्या होता है, गैसों का संपीड़न ये घट जाता है, तो संपीड़न के कारण चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। इसमें साथ में आप सीखेंगे कि जो पदार्थ होता है ठोस है, अगर पदार्थ में ठोस है, इसको ताप दे दिए, ताप बढ़ा दिए तो ये द्रव अवस्था में बदल जाता है, इसी को बोलते हैं गलन। इस क्रिया को क्या कहते हैं, गलन। और द्रव को ताप हम दे देंगे तो ये भी द्रव जो है गैसीय अवस्था में चला जाएगा, पहले बनेगा वाष्प, क्लियर है, कि द्रव का ये गैसीय अवस्था में जो वाष्प बना रहा है, तो इसी क्रिया को कहेंगे वाष्पन। अब बात करते हैं कि अगर गैस को निम्न ताप कर दिए तो किस में आ गया, द्रव में आ गया। गैस को निम्न ताप कर दिए तो किस में आ गया, द्रव में आ गया, तो इस क्रिया को कहते हैं संघनन। और द्रव को निम्न ताप कर देंगे तो ये ठोस में जम जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीजिंग। इसी को और क्या बोलते हैं, हिमांग। क्या बोलते हैं, हिमांग। ये गलने वाली क्रिया को गलनांक, और जिस बिंदु पर गल जाता है या खोल जाता है द्रव में, वही क्या बना था, क्वथनांक। ठोस वाला, क्लियर है, या द्रव वाला जिस पर खोल उबल जाता है वो बन गया था क्वथनांक। तो अब यहां तक सीख लिए। अब कोई पदार्थ है ठोस, ठोस से वो सीधे द्रव में ना बदले और गैस में चला जाए, तो यह क्रिया कहलाता है ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। तो इतनी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की चलिए, तो हम लोग देख रहे थे दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखे क्या, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है सीमा जो है, कोई लड़की है, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का, प्राकृतिक गैस संपीड़न, यहाँ पर बात आया संपीड़न का। संपीड़न का मतलब है कि वो गैस को किसी बर्तन में, किसी डब्बे में क्या किया होगा, जमा, एकत्रित किया है। संपीड़न इकाई का निरीक्षण तथा पाया कि ताप एवं दाब की किस पे कह रहा, ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया
जा सकता है। अपने अनुभव को मित्र के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थितियों का सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। क्या कह रहा है? सीमा कोई लड़की है या लड़का भी हो सकता है, चलो कोई भी है मान लीजिए। अब वो जाती है कहाँ? प्रकृति गैस संपीड़न इकाई को निरीक्षण करने। तो वो वहां जाती है तो ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। ये उसको पता है कि गैस को जो संपीड़न करना है वो ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। और यही बात वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर शेयर कर रही होती है या कर रहा होता है। तो वह भूल जाती है या भूल जाता है कि ताप अधिक रखे कि दाब अधिक रखे, ताप कम रखे कि दाब कम रखे। तो अभी अभी आपको बतलाएं कि जब ठोस को अधिक ताप देते हैं तो वो द्रव बनता है, यह क्रिया संगलन कहलाती है। जब द्रव को आप अधिक देते हैं तो वो गैस में बदल जाता है और यह क्रिया वाष्पन कहलाता है या वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण जो होते हैं वो सतहीय घटना होता है जो धीरे धीरे होता है। अब इसी द्रव का कहता है कि जिस ताप पर अब गैस में बदलेगा तो गैस में बदलने से पहले जो द्रव है वो खौलेगा, उबलना शुरू करेगा। तो जिस ताप पर द्रव उबलता है तो उस ताप को, उस द्रव का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कहते हैं। और द्रव का जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वाष्पन, उसका गैस जो है उतना ही ज्यादा होगा। याद रखेंगे, द्रव का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसका गैस जो है या वाष्पन की जो दर है उतना ही अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम और वाष्पन ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो होगा वेपर प्रेशर। अर्थात ये वाला जब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट को घटने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर वेपर प्रेशर को इंक्रीज अगर ये ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। दूसरा चीज हमने पढ़ा कि जब द्रव को कम ताप पर करते हैं तो वो ठोस में बदल जाता है जिसे फ्रीजिंग हिमांक कहते हैं। और जब गैस को कम ताप करते हैं तो ये द्रव में बदलता है और यह क्रिया ये संघनन कहलाता है। और यहीं से जो है ये द्रव रूपी बर्तन में रखने की जो क्रिया है, क्लियर है, वो कहलाएगा संपीड़न। तो संपीड़न कब होगा? ये द्रव में उसको बदलने के लिए एक तो टेम्परेचर लो करना होगा और प्रेशर को हाई करना होगा। प्रेशर को क्या करना होगा? हाई। जैसे मान लिया जाए कि एक बोतल में गैस को भरना है, तो एक बोतल में गैस को भरना है तो एक बोतल में कितना गैस हम भर सकते हैं? एक बोतल में हम थोड़ा सा भी, और प्रेशर को अगर हम ज्यादा कर दें तो उसमें ज्यादा गैस भी भरा जाएगा। और उसे लो टेम्परेचर पर कर देंगे तो किस फॉर्म में चल जाएगा? लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। तो वही हो जाएगा संपीड़न की इकाई। तो पहला कहता है निम्न ताप। निम्न ताप सही है, टेम्परेचर को लो होना चाहिए। निम्न दाब, लो प्रेशर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? संपीड़न नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा उच्च ताप, अगर टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। तो दूसरा भी हो जाएगा गलत। क्लियर है? उच्च ताप, क्लियर है, और निम्न दाब। तीसरा ऑप्शन है निम्न ताप। निम्न ताप, टेम्परेचर को लो करना है, टेम्परेचर लो किसमें चला जाएगा? वो द्रव में चला जाएगा। और हाई प्रेशर करेंगे वो जार के अंदर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चौथा ऑप्शन था उच्च ताप एवं उच्च दाब। अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो उसमें प्रसार की क्रिया हो जाएगी उस गैस में। उच्च दाब, प्रेशर हाई करेंगे, क्या करेगा? तो एक तो ज्यादा मात्रा में उच्च ताप करने पर चलिए, तो हम लोग देख रहे थे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तरल में प्रवाह का
तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, तरल को अंग्रेजी में फ्लूइड कहते हैं, और ये जो है ये द्रव और गैस दोनों का गुण होता है। इस दोनों में, द्रव और गैस दोनों में बहने का मतलब फ्लूइड के प्रवृत्ति होती है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए कहता है केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है। नहीं, केवल गैस नहीं, द्रव भी तरल के समान व्यवहार करती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन बी कहता है गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करती है। तो गैस तो तरल के जैसा व्यवहार करता है और द्रव करता है। ठोस में तरल का गुण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चौथा ऑप्शन है केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। केवल द्रव नहीं, गैस भी तरल के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन सीखेंगे। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तब जैसा कि सभी जानते हैं कि घड़े में इसको सुराही भी बोलते हैं। गर्मी में इसमें क्या रख देते हैं? जल। तो जल रखने से यह इसमें रखा हुआ जल क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और अक्सर आप देखे होंगे ठेले पर सत्तू पिए हैं तो वहां पर घड़ा में ही पानी रखे रहता है। अब उसमें किसके कारण रखा पानी क्या हो जाता है? तो इसमें होता है इसके छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया। किसकी क्रिया? वाष्पीकरण की क्रिया। और यह वाष्पीकरण की क्रिया धीरे धीरे होती है, और यह वाष्पीकरण की क्रिया जो है ये सतहीय घटना होती है। याद रखिएगा, सतहीय घटना होती है, जिसके कारण मिट्टी के बर्तन में रखने पर जो जल है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? वाष्पन। क्या हो जाएगा? वाष्पन। विसरण क्या था? अब इसमें क्वेश्चन है विसरण। तो जब गैस को जो फैल रहा था, गैस का फैलना, ये क्या था? विसरण। वाष्पोत्सर्जन, जल को वाष्प में बदलना क्या कहला रहा था? तो जल को वाष्प में, तो किसके जल को? अब यहाँ पर सवाल आ जाता है किसके जल को वाष्प में बदलना। तो वाष्पोत्सर्जन जो होगा, ये देखे हैं वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधों द्वारा। तीसरा है वाष्पन। तो यही वाष्पन जो है वाष्पीकरण से लिया गया है, जो धीरे धीरे होती है। चौथा नंबर पर है परासरण। परासरण क्या होता है कि जो हमारी स्किन है, जो चमड़ी है, जैसे हम लोग क्या करते हैं तो ठंडियों के दिनों में देखते हैं कि तेल मालिश करते हैं, तो तेल कहाँ चला जाता है? इस बॉडी से अंदर। अभी गर्मी के मौसम में क्या देखते हैं कि अगर गर्मी ज्यादा लगती है तो शरीर के अंदर का जो पानी है ये महनी छिद्रों के द्वारा कहाँ जाता है? पसीना बनकर बाहर। ये चमड़ा जो है बॉडी का, इस बॉडी के चमड़ा को
हम लोग बोलते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध परागम्य झिल्ली। और अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा जो विलेय के कण है, विलेय, और यहाँ पर इसमें जो विलायक का प्रवाह जो होता है निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर, यही क्रिया क्या कहलाती है? परासरण। तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो बाष्पन, बाष्पन या वाष्पीकरण। कैसी क्रिया है? तो यह सतहीय घटना होती है। कैसे होती है? धीरे धीरे होती है। गैसों का फैलना विस्तरण कहलाता है। पेड़ पौधों के द्वारा जल को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। और प्रसरण क्या हो गया? अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों की जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? परासरण। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर। तो आइए देखिए 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कुछ कणों के उनके मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। तो कह रहा है निम्न में कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे ज्यादा आकर्षण किस में होगा? तो आकर्षण की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में होगा। ठोस में जो इसके क्या होते हैं? कण होते हैं, ये बहुत ही कम दूरी पर होते हैं और कम दूरी पर रहने के कारण ये आपस में सहसंयोजक बलों के द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण ये किस रूप में? ठोस रूपी और कठोर रूपी हो जाते हैं। इसके बात करेंगे तो द्रव में, द्रव के जो कण होते हैं ये कुछ दूरी पर होते हैं, जिसके कारण इसमें जो क्या होता है? तो इसमें जो है बहने फ्लूइड की टेंडेंसी आ जाती है। और जो गैस है, गैस के जो कण है ये काफी दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच आकर्षण जो है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। तो सही जवाब होगा पहला, ठोस, तब द्रव, तब गैस में। तो ठोस कौन है, द्रव कौन है, गैस कौन है, जो यहाँ पर चेक करना है। जल द्रव हो गया, वायु गैस हो गया, पवन गैस हो गया। तो कहता है किसमें? ठोस में, द्रव में और गैस में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा आता है आपका वायु में, तो वायु क्या आ गया? गैस। शर्करा चीनी को बोलते हैं, क्या हो गया? ठोस। तेल किस रूपी में? द्रव में। तो सबसे ज्यादा तो ठोस में होता है, तो इसको पहला स्थान पर होना चाहिए था। ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑक्सीजन जो है O2 ये भी गैस रूपी है। याद रखिएगा जितने भी द्विपरमाणविक होते हैं, जितने भी द्विपरमाणविक होते हैं वो प्रायतः किस रूप में? गैस के रूप में पाए जाते हैं। ये याद रखना है, जितने भी द्विपरमाणविक हैं वो किस रूप में? वो गैस रूपी में पाए जाते हैं। चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, ये सब किस रूपी में? ये गैस रूपी में पाए जाएंगे। आगे कहता है जल। जल क्या हो गया? द्रव हो गया। शर्करा चीनी ये ठोस हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है? गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। कह रहा है कुछ पदार्थों को उनके कणों के, तो गैस द्रव ठोस, यहां पर क्या आ जाएगा? ठोस द्रव गैस। तो अगला है यहाँ नमक। नमक क्या आ गया? ठोस रूपे, रस द्रव रूपे और गैस, ठोस द्रव गैस। अब सी होगा कि डी होगा? अब सी होगा कि डी होगा, ये बतलाइए। तो सी की डी, ठोस भी मिला, द्रव भी मिला, गैस भी मिला। ठोस मिला, द्रव मिला, गैस मिला।
तो सी सही है कि डी सी है, ये कैसे पता चलेगा? तो कह रहा है कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में, और बढ़ते हुए का क्रम इस प्रकार से होता है, अर्थात पहले कम वाला का लेना, तो कम किस में होगा? तो कम होगा गैस में। तो गैस यहाँ पर पहला कौन सा है? ऑक्सीजन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई डी लगा लेते हैं तो ठोस जो होगा ये साइन इस प्रकार का आ जाएगा, और बढ़ते नहीं। अगर यहाँ क्वेश्चन कह देता कि बढ़ते के जगह पर किसके आधार पर? घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में कहता, तब सही जवाब हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखेंगे आप कि जो आकर्षण है वो ठोस में ज्यादा किसके अपेक्षा? द्रव के, द्रव में ज्यादा गैस के। और घनत्व जो है आकर्षण के साथ साथ घनत्व और अंतरान्विक बल भी जो है ये ठोस में सबसे ज्यादा होते हैं, द्रव में फिर कम होते हैं, और सबसे कम हो जाएंगे गैस में। गतिज ऊर्जा की हम बात कर ले, काइनेटिक एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा गैस में होंगे, क्योंकि गैस के जो अंतरान्विक कण हैं वो बहुत अधिक दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? अधिक होती है। और इसी गुणों के कारण जो है इसमें किसका? डिफ्यूजन, विसरण वाला और प्रसार वाला गुण आ जाता है। इसके बाद आ जाएगा द्रव, तब होगा ठोस। नेक्स्ट बात करते हैं विसरण का। तो विसरण जो है वो किसमें मिलेगा? सबसे ज्यादा गैस में, तब द्रव में, तब ठोस में। प्रसार की भी बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? गैस में, द्रव में, तब हो जाएगा ठोस में। अगर हम बात करें अपवर्तनांक का, तो याद रखिएगा कि अपवर्तनांक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? सघनता का, अर्थात सघनता को बढ़ने पर अपवर्तनांक भी बढ़ जाता है। आपको एक चीज याद रखना है कि जो भी समानुपाती टर्म होता है, कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें हमें फॉर्मूला तो याद होता है और हम उसमें क्या कर बैठते हैं? गलती कर बैठते हैं। हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है कि आखिर होगा क्या। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखना है कि एक है समानुपाती और दूसरा है व्युत्क्रमानुपाती। अब समानुपाती क्या है? जैसे कोई कह दिया एफ समानुपाती एम ए, मान लो एफ समानुपाती एम ए कहता है, इसका तात्पर्य क्या है? अगर कोई कहता है दूसरी चीज में कि अगर एफ व्युत्क्रमानुपाती एक्स कह दे इस प्रकार से, तो इसका अर्थ क्या हुआ और इसका अर्थ क्या हुआ, ये समझेंगे कि समानुपाती का अर्थ क्या है और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या है। अगर फॉर्मूला किसी भी चीज पर बने, जैसे अगर बन जाता है कि F बराबर 1/4πε0 गुने Q1 गुने Q2 बट्टा R स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर है कि F समानुपाती Q1 गुने Q2 बट्टा R स्क्वायर, F समानुपाती M1 गुने M2 बट्टा R स्क्वायर। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, V बराबर W बट्टा Q, या कह रहे V समानुपाती W बट्टा Q, इस प्रकार का दे दिया। तो ये हमें फॉर्मूला तो याद है, फॉर्मूला पर क्वेश्चन जो उठाएगा इसे हम कैसे कंप्लीट करें। तो समानुपाती में याद रखिएगा कि दोनों जो है ऊपर ऊपर होगा और दोनों सीधा सीधा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अर्थात द्रव्यमान के बढ़ने पर बल भी बढ़ जाएगा, त्वरण को बढ़ने पर बल भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर F बल है और x कुछ भी है, तो अगर x बढ़ता है तो F घटेगा, अगर F को हम बढ़ा देते हैं तो x का मान घट जाएगा। इन चीजों को याद रखेंगे। तो अभी जो पॉइंट दिया गया कि अपवर्तनांक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सघनता का। अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सघनता का। तो क्या है कि सघनता को बढ़ने पर अपवर्तनांक बढ़ता है और सघनता को घट जाने पर अपवर्तनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। इन बातों को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
छठा क्वेश्चन कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर तापमान का सही अनुक्रम क्या होगा। तो कहता है कि हर किसका रूप है उष्मा में अंतर का। उष्मा किसके कारण होता है, तो उष्मा होता है गतिज ऊर्जा के कारण। उष्मा किसके कारण होता है, तो गतिज ऊर्जा के कारण। और उष्मा के कारण क्या होता है, ताप होता है, और इस ताप में होता है अंतर। ताप में क्या हो जाता है, अंतर। और इसी ताप में अंतर जो होता है, जिस ताप में अंतर को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसका बोलते हैं तापमापी। और जब हम लोग हीट पढ़ेंगे तो उसमें इसमें विशेष पढ़ाया जाएगा कि तापमापी में आपका विकिरण वाला कौन सा होगा, क्लिनिकल कौन सा होगा, डॉक्टर आपका प्लेटिनम कौन सा होगा, गैस वाला कौन सा होगा। इतना याद रखना अभी कि तापमापी का जो खोज है वो कौन किया था, गैलीलियो ने किया था। अब तापमापी में दो पैमाना होते हैं, एक लोएस्ट पॉइंट होता है और एक हाईएस्ट पॉइंट होता है। लोएस्ट पॉइंट क्या बतलाता है, लोएस्ट पॉइंट जो है वो बतलाता है फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग का मतलब हिमांक को, फ्रीजिंग का मतलब किसको, हिमांक को। और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो किसको बतलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक को। अब बात करते हैं पैमाने के ऊपर, तो इसमें आता है कि इसको डिग्री सेल्सियस में हम मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, केल्विन में मेजर कर सकते हैं, डिग्री र्यूमर में मेजर कर सकता है, या फिर रैंकिंग में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं तो हिमांक का, ये सब लिया गया है वाटर के लिए। वाटर का मतलब हो गया जल, इसके लिए जल का। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जल का हिमांक बिंदु कितना है, तो याद रखेंगे जल का जो हिमांक है, अर्थात जो सेल्सियस में पूछता है हिमांक कितना है, क्या चीज में, सेल्सियस में, केल्विन में, र्यूमर में, रैंकिंग में, फ़ारेनहाइट में, क्या पूछ रहा है। तो जल का हिमांक, पहले तो आपको चार्ट याद रखना होगा, कौन सा, अगर डिग्री सेल्सियस में कहता है तो 0 से 100 होता है, इसका लोएस्ट 0, हाईएस्ट होता है 100। फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो होता है मिनिमम जो है लोएस्ट 32 आ रहा है, मैक्सिमम 212। इसके बीच के अंतर जो है वो कितना आ जा रहा है, तो इसके बीच का अंतर 100 है, इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसके बीच का अंतर अगर फाइंड करोगे केल्विन में 273 से 373, तो भी आ जाएगा 100। 0 से 80 में इसके अंतर आ गया 80। 492 में 672 का अंतर निकाल लीजिए, 2 से 2 गया 0, 7 9, ये भी आ जाएगा 180। 180 तो ये अंतर आ रहा। अब कहता है कि इसमें जो संबंध होते हैं डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, तो जो ताप हम निकालते हैं, ये निकलता कैसे है, तो ये निकलेगा, क्लियर है कि उच्च ताप माइनस निम्न ताप बट्टा में तापांतर, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि उच्च ताप को क्या बोले थे, क्वथनांक बोले थे, निम्न ताप को क्या बोले थे, हिमांक बोले थे। बटा में क्वथनांक माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर आ गया क्वथनांक माइनस हिमांक, और यहां पर आ जाएगा क्वथनांक माइनस हिमांक का अंतर। यहाँ सिर्फ है माइनस दोनों में, और यहाँ जाएगा इसका तापांतर। तो इसी को हम लोग अगर रिलेशन बनाते हैं तो क्या बन जाता है, तो डिग्री सेल्सियस बनाइएगा तो 100 माइनस 0 करिएगा तो 100 ही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपको डिग्री सेल्सियस बट्टा, यहां से निकाल लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपका क्वथनांक कितना आ गया 100 माइनस में 0 बट्टा में अंतर कितने का 100 बराबर में ये कितना आ रहा है 212 माइनस 32, अंतर आ गया 180 का। तो यहां से ही ये रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब होगा क्या, तो जैसे अब इस क्वेश्चन में कहा क्या चीज, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के कहा, तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में इसके बीच में क्या संबंध है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आपको अगर बदलना है तो याद रखेंगे यहां पर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब चेक करिए 298 केल्विन है, 298 केल्विन है, और इसको लाना है क्या चीज में, तो 25 डिग्री सेल्सियस को कह रहा है क्या चीज में बदलिए, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो क्या जाएगा 25 प्लस 273 कितना आया 5 3 8 7 2 9 298।
298 3 में मिल रहा है, 1 में, 2 में और 3 में। तो अभी तो तीनों से ही होगा नहीं, दूसरा चेक करेंगे। 38 में 273 चेक करिए। 8 3 11 7 3 10 2 1 311 311 ये मिल गया। तो हम यहाँ से ही ऑप्शन से चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है कि हम इस रिलेशन को डेरिवेट कैसे करें। अगर हो सकता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में दे दे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में दे दे, उसको फ़ारेनहाइट को केल्विन में दे दे। इसे बनाने के लिए याद रखना है कि जो भी स्केल लेना है, सेल्सियस में ले रहे हैं, फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं, केल्विन में ले रहे हैं, इनके बीच अगर आपको संबंध निकालना है तो याद रखिएगा स्केल माइनस जो स्केल लेना है, सेल्सियस का ले लीजिए, फ़ारेनहाइट का या केल्विन का या र्यूमर का या रैंकिंग का, माइनस में रख लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट अर्थ हिमांक, किसको रख लीजिए, और बटा में रख लीजिए दोनों के अंतर को। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो पहला स्केल है सेल्सियस, तो सेल्सियस ले लिए, क्लियर है। माइनस फ्रीजिंग इसका है 0 बटा कितना हो जाएगा, अंतर कितने का, तो 100 का, बराबर किसके जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में हम चलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो ए माइनस आ जाएगा 32 बटा में क्या हो जाएगा 180। इसको बराबर अगर हम केल्विन को लेते हैं तो केल्विन माइनस आ जाएगा कितना 273 और बटा में अंतर कितने का है 100 का। अब यहां से ही हमारा जो है रिलेशन फाइंड हो जाता है कि अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच निकालना है तो सी डिग्री सेल्सियस बट्टा 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टा 180, 0 से 0 कर लीजिए, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। याद रखना डिग्री सेल्सियस बट्टा 5 बराबर f माइनस 32 बट्टा का 9। इसको लेकर आप सोल्व कर सकते हैं या यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए कि डिग्री सेल्सियस में 9 से गुना और फ़ारेनहाइट में 5 से गुना और माइनस कर देना है 32 बचेगा 160। ये इक्वेशन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये आपको फ़ारेनहाइट और किसके सेल्सियस के बीच निकालना है तो अगर कहते हैं केल्विन के बीच क्या होगा, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच जो है वो संबंध क्या होगा, तो इसमें हम क्या फाइंड कर लेंगे जो देखेंगे। तो फ़ारेनहाइट माइनस आ गया 32 और बट्टा था 180 और केल्विन में था हमारा के माइनस 273 बट्टा में 100। ये 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, तो f माइनस का 32 बट्टा में 9 बराबर के माइनस 273 बट्टा में आ गया 5। अब इसमें गुना कर लेंगे तो इस इक्वेशन से हम फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच के जो भी टेम्परेचर रहेगा इसको हम मेजर कर लेंगे। अगर र्यूमर में करेगा तो र्यूमर में भी हम उसी प्रकार से कर लेंगे कि डिग्री सेल्सियस और र्यूमर में पूछ दिया तो डिग्री सेल्सियस में क्या मिला, तो डिग्री सेल्सियस माइनस में 0 बट्टा 100 मिल गया था और र्यूमर में आ रहा है र्यूमर माइनस, इसमें भी 0 है तो 0 आ जाएगा तो खाली र्यूमर बचेगा और बट्टा में कितना आ गया, इसके अंतर हो गया 80, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस बट्टा 10 बराबर डिग्री रैंकिंग बट्टा में 8। इस इक्वेशन से आप कर सकते हैं या इसको और सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी का 10। आगे आपको याद रखना है इस टॉपिक के साथ साथ में कि जो तापमापी है, तापमापी का खोज किसने किया, गैलीलियो ने किया। तापमापी का खोज किसने किया, गैलीलियो ने। और ये 0 डिग्री क्या होता है, ये हिमांक होता है। तो जल का हिमांक सेल्सियस में बताएं तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में बतलाएं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक केल्विन में बतलाएं तो 273 केल्विन। जल का हिमांक र्यूमर में बतलाएं तो क्या आ जाएगा 0 डिग्री र्यूमर। और इसी में आता है कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ये आप अपने से कर सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन कर लीजिए कि सेल्सियस जो आ रहा है वो आ रहा है इस प्रकार से और फ़ारेनहाइट देखे थे वो मिला था इस प्रकार से और इसको हम कैंसिल किए थे तो आ गया था 9.5 डिग्री सेल्सियस बट्टा 5 और f माइनस में 32 बट्टा में 9 कि किस ताप पर अगर ये बराबर होता है तो कहता है कि c बराबर f करना है
तो C/5 और F को भी हम C ले लेते हो तो C - 32/9 आ जाएगा। यहाँ से गुना कर लीजिए तो 9C बराबर 5C माइनस में आ गया 160 और 9C में से 5C को घटा दीजिए तो बचेगा 4C बराबर माइनस में 160 और 4 से काट दीजिए 40 टाइम में तो C बराबर आ जाएगा माइनस में 40 डिग्री। तो 40 डिग्री वो ताप है जिसपे आपको क्या मिल जाता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसी में आप याद रख लीजिए कि 0 केल्विन, किसको याद रख लेना है साथ में कि जो 0 केल्विन है, 0 केल्विन या फिर आप जाइएगा तो -273 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप। इसको क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप कहते हैं। और ये जो है संसार का सबसे न्यूनतम ताप होता है। न्यूनतम क्या हो जाता है, ताप होता है। और यही वो जो ताप है जिस पर अगर किसी गैस को ले चल जाइएगा तो गैस किस में बदल जाएगा, वो ठोस में हो जाएगा। और इस टेम्परेचर के बाद में अगर हम बात कर लें कि 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन प्लस में 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन पे अगर हम पानी को ले जाते हैं तो पानी ठोस रूप में भी रहेगा, द्रव रूप में भी रहेगा और गैस रूप में भी होगा। तो यहाँ पर जल का तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। इसीलिए इस टेम्परेचर को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर के नाम से जाना जाता है। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन दे तो अब दिक्कत ना होगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो आइए 7वां नंबर क्वेश्चन पे। टाइम बहुत हो गया है लेकिन थ्योरी के साथ साथ अब क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये तो मालूम चला कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बहुत सारा करवा लिए, बस A B से टिक करवाते चले गए हैं। कुछ बुझा रहा है ये नहीं कि A होगा तो क्यों होगा, B होगा तो क्यों होगा। इसीलिए थ्योरी भी साथ साथ चल रहा है, MCQ के साथ में। आपका क्वेश्चन है, निम्न में सही कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। कह रहा है क्या, सही कौन है। और पहले क्वेश्चन में ही हमने आपको पदार्थ की जो अवस्था था, ठोस, द्रव, गैस, और इन तीनों के बीच में क्या संबंध था इसके बारे में हम बता लाएं कि यदि कोई वस्तु ठोस है और इसको प्लस ताप, अधिक ताप दे देते हैं और यह द्रव में चला जाता है तो ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया या स्मेल्टिंग या संगलन के नाम से जानी जाती है। द्रव को हम जब ताप दे देते हैं तो यह जो है गैस रूप में बदल जाता है और यह क्रिया वाष्पन के नाम से जानी जाती है। और जब द्रव को ठंडा कर लेते हैं तो यह ठोस में बदल जाता है तो यह क्रिया फ्रीजिंग, हिमांक के रूप में जानी जाती है। जब गैस को ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, द्रव में बदलता है, यह क्रिया संघनन के नाम से जाना जाता है। और जब ठोस को गर्म करते हैं और द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। और जब गैस को ठंडा कर ले, जैसे कि अभी देखें कि अगर इसको 0 केल्विन या -273 0 डिग्री और -273 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस पर लेकर चले जाएं, -273 पर, तो क्या हो जाएगा, गैस भी किस रूप में, ठोस में चला जाता है। तो यह क्रिया जो कहला रहा है गैस द्रव में बदले बिना ठोस में चला जाए तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन।
तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको कह रहा है, पहला पॉइंट क्या कहता है, ठोस का द्रव अवस्था से ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, मतलब द्रव में नहीं जाएगा, ठोस द्रव में नहीं जा रहा, कौची में चल जा रहा, वाष्प में रूपांतरण, ठोस से वाष्प में रूपांतरण। यहाँ कह रहा है द्रव अवस्था में गुजरे बिना, मतलब द्रव नहीं बनाना, ठोस को गर्म कर रहे हैं तो द्रव से में नहीं जा रहा, सीधे कहाँ चला जा रहा है, गैस में चला जा रहा है। तो यह क्रिया क्या कहलाता है, वाष्पन नहीं, गलत है, यह क्रिया कहलाता है ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाता है, और जिसमें आपको मिला था कपूर, क्या मिला था, कपूर, इसका उदाहरण में था। इसी में नेंथ्रासेन, आयोडीन, इसका उदाहरण में आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी पे आइए, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, वाष्प का मतलब गैस की बात कर रहा है, वाष्प का मतलब किसकी बात कर रहा है, गैस का, द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण, गैस को ठोस में रूपांतरण, गैस से सीधे ठोस में, द्रव अवस्था से गुजरे बिना, द्रव में नहीं जाएगा, सीधे ठोस में रूपांतरण, गैस से सीधे ठोस में रूपांतरण क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। तो ये पॉइंट तो सही है। तीसरा देखेंगे, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, द्रव में, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण। तो वाष्प का द्रव अवस्था से, वाष्प का कहने का मतलब है गैस का, द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है, नहीं, ये क्या कहलाता है, डिपोजिशन। हिमीकरण क्या था, जब द्रव जो है, द्रव को ठोस में रूपांतरण क्या कहला रहा था, हिमीकरण कहला रहा था। तो सी ऑप्शन भी हो गया गलत। ठोस का द्रव में रूपांतरण, ठोस का द्रव में रूपांतरण ये क्या कहलाता है, तो ठोस द्रव में जाता है, ये कहलाता है संगलन। क्या कहलाता है, संगलन। और जब ठोस सीधे गैस में, सीधे द्रव में बदले बिना, किसी में डायरेक्टली किसी में चला जाता है, गैस में चला जाता है, तब क्या कहला जाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो आपको याद हो गया क्या हुआ कि ठोस को अधिक ताप देने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठोस को अधिक ताप देने पर द्रव अवस्था में बदलता है, यह क्रिया कहलाती है संगलन। जब द्रव को ताप देंगे तो यह गैस या वाष्प में चला जाएगा, यह क्रिया कहलाएगा वाष्पीकरण। अब आता है गैस को ठंडा करते हैं, वाष्प को ठंडा करते हैं, तो क्या चीज में बदलता है, द्रव में बदलता है, तो यह क्रिया क्या कहलाएगा, यह क्रिया कहलाएगा संघनन। जैसे देखोगे घर पे खाना बनता है तो भात बना रहे हैं, तो जो आपका जो भी बर्तन है तसला, तो उसको जो ढक्कन है उसको उठाते हैं तो क्या कहता है, तो उसके ऊपर पानी टपक रहा होता है। या कुकर का ढक्कन खोलिए तो उसको प्रेशर जो है तो ऊपर से नीचे बूंद बूंद बन के गिरा, तो वह क्रिया किसके कारण हुआ, संघनन के कारण हुआ। आगे हम बात करते हैं, तो गैस को अगर हम -273 डिग्री सेल्सियस पर ले चल जाए तो वो क्या चीज में हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्रिया क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। अगर ठोस को गर्म करिए और ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में ना होकर के सीधे गैस रूपी में उड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन। तो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखिए, अभी जो आप उष्मा और तापमापी के बारे में जो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था उस पर अभी थ्योरी आप पढ़े कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का हिमांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, उसी पर ये क्वेश्चन कहता है कि डाई इथाइल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः क्या दे रखा है, क्वथनांक दे रखा है, क्या चीज में दे रखा है कि 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस है। तो निम्न में कौन सा क्वथनांक का केल्विन माप क्रम में सही निरूपण है। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए करा था, अभी बताया गया था कि डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, केल्विन के प्राप्ति होती है। तो इसमें 273 जोड़ लीजिए, क्या मिलेगा,
तीनों में हम क्या जोड़ लेंगे 273। क्या हो जाएगा 8 3 11, हाथ में 1 7 1 8 1 9, 2 1 3 और 1 4, 491। सही है, देख लेंगे फिर से क्या मिला। 8 3 11, हाथ में 1 7 1 8 और 1 हो गया 9, 2 और 1 3, 391। तो इसका 391 इसको कर लेते हैं 6 3 9 7 5 12 2 1 3, 329। इसको जोड़ेंगे 5 3 8 7 3 10 2 1 3, 308 329 391 308 329 391। किसे मिल रहा है 308 329 391। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला 9वां की ओर। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में, जल के वाष्पन में, जल क्या है द्रव है, द्रव को किसमें बदलना है गैस में। तो द्रव से गैस कब बदलेगा जब इसको हम लोग क्या दे देंगे उच्च ताप दे देंगे। तो किसकी क्रिया हो जाएगी वाष्पन की क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में वृद्धि देंगे तो जल क्या है द्रव है, द्रव के ताप को उच्च करेंगे क्या चीज में बदलेगा गैस में, अर्थात वाष्पन की क्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। जल के तापमान में कमी, बी कहता है जल के तापमान में कमी। अभी पढ़े द्रव है, इसके अगर ताप को हम लोग कम कर देते हैं तो क्या चीज में बदल जाएगा ठोस में बदल जाएगा। द्रव किस में बदल जाएगा ठोस में। और यह क्रिया क्या कहलाएगा हिमीकरण या हिमांक के नाम से जाना जाएगा, क्रिया कहलाएगा हिमीकरण, बिंदु हो जाएगा हिमांक। जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे एक बड़ा सा आप पात्र ले लीजिए और एक बोतल ले लीजिए और इसका जो है थोड़ा सा मुंह खोल लीजिए। अब कहता है जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसमें किसमें आएगा वाष्पन अधिक होगा। तो जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें वाष्पन की क्रिया तो होगी, वाष्पन की क्रिया तो होगी, लेकिन कैसा होगा इसमें धीरे धीरे होगा। क्लियर है। जल में नमक मिलाना, तो अगर आपके पास जल है इसमें नमक मिला दीजिए, नमक मिला लीजिए, आप चीनी मिला लीजिए, सत्तू मिला लीजिए, तो इससे इसका क्या हो जाएगा, तो इससे इसका बढ़ेगा सांद्रता। क्या बढ़ेगा सांद्रता। सांद्रता में अर्थात हम कह ले तो घनत्व में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। जो हमारा विलयन जो तैयार हो जाएगा वो गाढ़ा हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। चलिए आज का ये 10वां क्वेश्चन लास्ट सवाल जो है इसे सीखेंगे। कह रहा है क्या निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है गैस, हाइड्रोजन है गैस। गैस में जो होते हैं इसके अणु काफी दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। क्लियर है। और ये कब होते हैं जब एक गैस खुला हो या बड़े पात्र में हो, अर्थात इसका आयतन उस खुले बर्तन का या उस पात्र का आयतन क्या हो ज्यादा हो। जैसे जिस आप कमरे में हैं तो कमरे में है तो कमरे का जो आयतन है वो बड़ा है, तो उसमें जो इस गैस के जो अणु हैं क्लियर है वो क्या हो जाएगा तो इनके बीच की दूरी जो है बढ़ जाएगी। और यही गैस को जैसे आप देखे हैं कि ट्यूब पंचर वाले ट्यूब में उस गैस को भरते हैं तो वहां पर गैस क्या हो गया तो प्रेशर अधिक होने के कारण तो गैस ज्यादा मात्रा में आ गया तो उसके अणु क्या हो जाएंगे नजदीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन पर बात करते हैं। ऑप्शन कहता है बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर, बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर कि अगर कोई आपके पास जार है, ऐसे जार में मान लो कि हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस में अब इस पर क्या बढ़ा दें हम प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये सारे
कण जो है आपस में क्या हो जाएंगे, नजदीक नजदीक हो जाएंगे, तो अणुओं की दूरी बढ़ने की अपेक्षा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, कि अगर इस पात्र से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाए, लीकेज हो जाए, क्या हो जाए, लीकेज हो जाए, तो ई कहाँ आ जाएगा, तो ई आ जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ई आ जाएगा वायुमंडलीय दाब पर, और यहाँ पर ये खुले आकार में आ जाएगा, मतलब बड़े क्षेत्र में आ जाएगा। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, हाँ, तो ये खुले आकार में आएगा, तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ने से इसके बीच के अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाएगी। जैसे पंचर हो गया हमारा, उसमें है हाइड्रोजन भरा हुआ, तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में, और वायुमंडल में जाएगा तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इधर उधर और वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा तो सही है। हाइड्रोजन गैस का पात्र का आयतन बढ़ाकर, हाँ, कि जितना बड़ा आप उसका खुला पात्र करेंगे, जितने बड़ा आप आयतन करिएगा, उसके अणु क्या हो जाएंगे, दूरी बढ़ जाएगी। तो तीसरा भी सही है। चौथा, पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, कि इसका आयतन नहीं बढ़ाते हैं और प्रेशर भी नहीं बढ़ाते हैं और हाइड्रोजन गैस ही डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस डालने से हाइड्रोजन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन उसके अणुओं की जो दूरी है वो घट जाएगी। तो चौथा ऑप्शन गलत। तो सही कौन सा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। तो किस ऑप्शन में है दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें कथन है। ये देखिए 1 2 3 4, ये एबीसीडी नहीं दिया, ये कथन बना दिया, और अब इस पे ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। तो सही कौन सा हुआ, दूसरा और तीसरा। तो हमारा जवाब सही हो जाएगा सी। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी प्रकार से रोज एक नई टॉपिक आपके समझ होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कि जो बच्चे आने वाले एग्जाम में जैसे ALP, टेक्नीशियन, RPF, SI या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और उनका थ्योरी छूटा हुआ है, और दूसरी है कि पैसों की तंगी है, वो किन्हीं वैसे टीचर का पेड क्लास नहीं ले पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ MCQ इस साथ में चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।